आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टेक्निकल काम की तरफ, कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट है क्या, इसमें होता क्या क्या है, ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या बना हुआ है, उसमें क्या भला है, ये कैसे काम करती है, हम उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एक अगर वेबसाइट है तो उसमें क्या क्या काम हो रहे होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही होती है और बैक एंड पे क्या हो रहा है, ताकि आपको जब बेसिक्स पता होंगी तो आगे चल के आपको काम करना ईजी होगा। ठीक है, तो अभी तक अभी भी पूछना कोई क्वेश्चन या कोई रेलिवेंट आपको लिंक्डइन से रेलिवेंट अगर अभी आपको कुछ है तो आप बता सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो एक वेबसाइट होती है, अब जैसे मैंने ये गूगल स्लाइड खोला हुआ है, ये भी एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, गूगल हम खोलते हैं वो भी एक वेबसाइट है, हर एक चीज़ एक वेबसाइट है। जब आप ब्राउज़र से कोई चीज़ एक्सेस करते हो URL ऐड करके तो वो एक वेबसाइट है। तो ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई एक ये URL एंटर करते हैं या कुछ ये डिटेल्स एंटर करते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तो ये URL में कुछ चेंजेस आएंगे, यहाँ पर आया तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे। तो ऐसा क्या हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है कि ये सारा कुछ इसको पता चलता है कि अच्छा अब मैंने ये दिखाना है, अच्छा अब मैंने ये करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सी स्टडी करते हैं, बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, और एक जो वेबसाइट की जर्नी होती है जब आप एक ब्राउज़र में URL डालते हो तो वो कैसे होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट क्या है, किस तरह काम करती है, उसमें टूल्स क्या यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ होती हैं। कुछ एग्जांपल्स वेबसाइट हम देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है इसको क्या कहते हैं और इस तरह की वेबसाइट को क्या कहते हैं। तो इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास होता है एक वेबसाइट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पेजेस। मतलब कि जब आप एक कोई वेबसाइट खोलते हो, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हम दराज खोल रहे हैं, daraz.pk। अब ये एक URL है। अब जब हम खोलते हैं तो हमें एक पेज नज़र आता है। जब हमने इसको लोड किया तो हमारे पास ये एक पेज आ गया। अब इसके अंदर मैं जहाँ भी जाऊँ, जिधर भी प्रेस करूँ, कोई एक प्रोडक्ट पे जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मुझे वो बेस पे वो दराज ही रख रहा है, आगे से चीज़ें चेंज हो रही हैं। विच मीन्स कि जो एक वेबसाइट होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस होती है। मतलब एक पेज होम पेज था, एक पेज ये प्रोडक्ट का पेज है, एक कोई और चीज़ का पेज होगा, एक फीडबैक का होगा, एक सेलर्स का होगा। ये जो ऊपर डिफरेंट लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस को, पेजेस के कॉम्बिनेशन को एक वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें गूगल भी आ जाता है, फेसबुक भी आ जाता है। अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो फेसबुक पे जो पेजेस पे आप जाते हो वो सारी एक वेबसाइट होती है, उसके अंदर डिफरेंट वो पेजेस हैं। तो एक पेज को हम वेब पेज कहते हैं, और जो कंप्लीट एक URL होता है जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं उसको हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, एक पेज जो बनता है वो कॉम्बिनेशन होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड पे। जो आपको ये भी सामने नज़र आ रहा है, ये कलर होया हुआ है, ये सारा कुछ ऊपर से जो नज़र आ रहा है, इधर भी कलरिंग, इमेजेस वगैरह जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से होता है। ये क्या होता है हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन एक वेब पेज इन चीज़ों से मिलके बनता है। ठीक है, अब अगर हम आगे आते हैं कि किस टाइप की वेबसाइट्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास अगर हम बात करें, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है और सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या है? ऐसी वेबसाइट जो डायनेमिकली, मतलब अपने आप को खुद से चेंज ना कर सके, और हमेशा जब भी मैं वो पेज खोलूं तो वो एक ही इंफॉर्मेशन दिखाए और उसमें हम लोग चेंजेस ना कर सकें, वो एक स्टैटिक वेबसाइट होती है। और अगर हमने चेंजेस करनी है तो हम हमेशा
खुद मैन्युअली जाके कोड के थ्रू एक HTML फाइल को अपडेट करते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो अपने आप को खुद ही चेंज नहीं कर पाती, खुद ही सर्वर से इंफॉर्मेशन लेके अपडेट नहीं कर पाती, एक वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एग्जांपल ले लेते हैं कि अब अगर मैं यहाँ पर इसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रिपल डॉट्स करके इसको अगर रिफ़्रेश करके दोबारा से मैं अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इस पे दोबारा से आता हूँ, हो जा भाई रिफ़्रेश, हो जा। और अगर इस पेज पे आता हूँ तो इसने देखें अपने आप को अपडेट कर लिया है। ये मैंने कोडिंग नहीं की, ये मैंने सिर्फ वेबसाइट को डायरेक्टली सामने से छेड़ा है। ये एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर सर्च अपनी चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर दराज लिख देता हूँ, इसने क्या किया, अपने आप को ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। मैंने जहाँ पर जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर लिया, खुद ही इसे चेंज किया। मुझे इसमें HTML में जाके कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ी खुद से। तो ऐसी वेबसाइट्स जो खुद ब खुद अपने आप को चेंजेस करती हैं अकॉर्डिंग टू द हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी ज़रूरत के मुताबिक, वो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही और वो हमेशा एक जैसा ही पेज दिखा रही है, वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। अब स्टैटिक वेबसाइट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन लोगों को दिखाने के लिए, अब जैसे अगर मैं ट्राई करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए mohammedmer.com, अगर ये किसी ने बनाई हो, अब अगर आप ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसमें अगर मुझे चेंजेस करनी है या कोई काम करना होगा ना, तो मुझे इसकी HTML को, मतलब इसके कोड को छेड़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। लेकिन इस केसेस में मुझे कोड को नहीं छेड़ना पड़ा, वो खुद ब खुद अपने आप को कर रही है। इसको हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं और क्या होती है। और ऐसी वेबसाइट जैसे जिसमें आपका हमेशा एक ही URL रहता है। URL से मतलब ये जो ऊपर हम दे रहे हैं mohammedumair.com, ये हमेशा यही रहेगा, आगे कुछ चेंजेस नहीं होंगी, लेकिन नीचे चेंजेस होती जाएंगी। अब अगर मैं यहाँ पर जैसे बैक पे जाता हूँ, मैंने जोंग IP एड्रेस लिखा हुआ था, तो इसने अपने URL में चेंजेस किए। तो ये चेंजेस जो कर रही है, जिसकी वजह से हमारा नीचे वाला पेज चेंज हो रहा है, ये मल्टीपल पेजेस होता है। और ऐसी वेबसाइट जिसका सिर्फ एक ही पेज हो, उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। उसमें और पेजेस ना हो, मल्टीपल पेजेस ना हो, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है। इन तीन चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन या कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई हो, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। अभी ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है जब हम कह रहे हैं कि ये मैंने एक URL डाला, मैंने सिर्फ daraz.pk लिखा। अब इस दौरान क्या हुआ पीछे बैक एंड पे कि मुझे उसने यही पेज ला के दिखाया कि मुझे हमेशा, मैं अगर daraz.pk लिखता हूँ तो मुझे यही पेज मिलता है, मैं अगर google.com लिखता हूँ तो मुझे यही पेज मिलता है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मुझे ये पेजेस मिलते हैं, हम उसको समझते हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ पेंट पे सिखाऊं। मैं थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू के साथ जाऊँगा ताकि हमें इजी हो अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, मैं इधर कह देता हूँ कि ये मेरा एक ब्राउज़र है, जैसे क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और इस तरह के ब्राउज़र्स हो गए। इसमें मैंने URL डालता हूँ एंड देन बेसिकली होता क्या है कि ऑनलाइन कुछ सिस्टम्स पड़े होते हैं जिनको हम लोग सर्वर्स कहते हैं। ठीक है, वो
बहुत बड़े और हैवी किस्म के सर्वर्स पड़े होते हैं, मतलब कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से एक रिक्वेस्ट, ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट हम भेज रहे होते हैं, किसको, सर्वर को। ठीक है, ये हमारा सर्वर, ठीक है, और ये हमारा ब्राउज़र, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर लिखा कि जी google.com, अब इसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट भेजी इस बड़े सर्वर को जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, और उसको बोला है कि मुझे इस डोमेन पे, इसको डोमेन कहते हैं, या इस URL पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो निकाल के वापस ला के दो। ठीक हो गया कि जी इस डोमेन पे जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो मुझे, आपने उसको भेजी, सर्वर ने क्या किया, उस पर कुछ काम किया एंड देन फिर वापस भेज दी। अब होता क्या है, जब आपका जो URL होता है वो इस बड़े सर्वर के अंदर छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड पड़ा होता है। लाइक google.com इतना सा कंप्यूटर अंदर पड़ा है, या इतनी सी आप कह लें एक बॉक्स पड़ा हुआ है। उसके अलावा फेसबुक इतना सा पड़ा हुआ है सर्वर पे। उसके अलावा daraz.pk एक ये एरिया उसको दे दिया हुआ है कि तुम जब भी कोई बंदा गूगल कहेगा तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी वेबसाइट पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो उठा के इसको वापस दे दो। और अगर किसी ने फेसबुक लिखा है तो इस कंप्यूटर पे या इस सर्वर पे facebook.com पे जो पेज पड़ा हुआ है वो उठा के मुझे वापस दे दो। सेम फॉर दराज, और जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स होती हैं वो एक बड़े कंप्यूटर में पड़ी होती हैं। उस बड़े कंप्यूटर के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस में आपके डोमेन के साथ, URL के साथ उन्होंने जगह आपको दी होती है कि भाई अपनी वेबसाइट इस एरिया में आप रख सकते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बेसिकली ऑनलाइन पड़े होते हैं, इनको क्लाउड सिस्टम्स कहा जाता है। इंटरनेट पे जो पड़े होते हैं, जिनको हम बेसिकली परचेज करते हैं किसी डोमेन प्रोवाइडर से। ठीक है, जो डोमेन होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं कि जनाब आप क्या करो कि मुझे ना, लाइक मेरी xyz.com एक कंपनी है, मैं उसकी डोमेन लेना चाहता हूँ, तो मुझे वो डोमेन परचेज कर लें। उसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। अगर जैसे मैं नॉर्मली अगर पाकिस्तान की कोई हो तो सर्वर सी से लेता हूँ। ये एक वेबसाइट है जो क्या देती है आपको, डोमेन्स देती है, मतलब आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपने अगर xyz.com अपने लिए वेबसाइट बनानी है तो यहाँ पर आओ और उसको चेक करो। अगर xyz.com पड़ी हुई है तो मुझे बताओ कि भाई ये पड़ी हुई है। अगर नहीं पड़ी हुई तो वो मुझे बता देगा कि ये नहीं, ये पड़ी हुई है, ये अवेलेबल नहीं है। फिर वो कहता है कि जी xyzo.com पड़ी हुई है, ये लेनी है, हाँ जी लेनी है, मैं इसको परचेज़ कर लूँगा। फिर क्या होगा कि जब मैं इसको परचेज़ करूँगा तो जो मैं सर्वर का आपका बता रहा था, ये सर्वर पे मुझे वो जनाब इतना सा एरिया दे देंगे कि भाई ये आपका पार्ट है सर्वर के ऊपर, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट रखो, जो आपने कोडिंग किया है, जो फाइल्स बनाई हैं वो रखो। और फिर कोई बंदा नेक्स्ट टाइम XYZ या ये डोमेन को URL पे डालेगा तो जो आपने उधर कोडिंग की होगी वो लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसमें कोई कन्फ्यूजन अभी तक कि एक URL क्या होता है, सर्वर क्या होता है, वो कैसे जाता है और आता है, हम इसके अंदर और डिटेल में अभी जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अभी तक कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि अभी अगर कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हुई तो आगे जाके आप फंस जाओगे। ओके गुड, ठीक हो गया। अब बेसिकली आप ये समझो कि हम इसको और जूम इन करते हैं। ठीक है, कि ये जो एक गई है रिक्वेस्ट
कि जी मुझे इस सिस्टम से निकाल के दो और वापस ला के दो, ये कैसे काम कर रहा होता है, ये क्या होता है। ठीक है, अब सर्वर पे आपके पास कुछ और सेक्शंस होते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं कि स्टोरेज, ठीक हो गया, एक को हम कहते हैं लोकेशन, ठीक हो गया, और उसके बाद आपका फ्रंट एरिया जो आप अपनी कोडिंग वगैरह करते हैं। अब स्टोरेज बेसिकली क्या है, इसकी एग्जांपल हम समझते हैं एक आसान डेली रूटीन लाइफ से। अब बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी प्रोग्राम रन होता है या कोई भी वेबसाइट रन होती है या कुछ भी होता है, तो पीछे होता क्या है जिसकी वजह से आपको ये सारा कुछ नज़र आता है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं एक आसान तरीके से। आप अगर घर में कोई दाल चावल बनाने लगते हो, ठीक है, आपने दाल चावलों का पहले क्या किया हुआ है कि दाल एक अलहदा बॉक्स में रखी हुई है, चावलों को एक अलहदा बॉक्सेस में रखा हुआ है, मसाले वगैरह एक अलहदा जगह पे है, सब्जियां फ्रिज में पड़ी हैं और चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं। तो ये जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिसके अंदर आपने दालें वगैरह रखी हुई हैं, ये बेसिकली होती है स्टोरेज, कि जहाँ पर हमने अपना सामान सेव करके रखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप दालों को और सारी चीज़ों को निकालते हो और क्या करते हो, बारी बारी उसको चूल्हे पे डालते हो, उसमें कुछ चीज़ें पहले पकती हैं, फिर जब वो रेडी होती है फिर मसाले डालते हो, फिर और चीज़ें आती हैं, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें डाल के आप उसको जब मिक्स करके पका रहे होते हो, तो वो जो पकाने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग, कि आपका काम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं वेबसाइट अगर अक्सर खोलता हूँ या अगर इसको मैं लोड करता हूँ, तो आपको यहाँ पर ये लोडिंग बार नज़र आ रही होती है, दूसरी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, ये जो लोडिंग हो रही है, ये सारा कुछ क्या हो रहा होता है, पीछे प्रोसेस होता है पहले सर्वर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है, वो स्टोरेज से सारी इंफॉर्मेशन निकालता है, प्रोसेस करता है, एंड देन फ्रंट पे वो लाके आपको ब्राउज़र पे दिखा देता है कि भाई ये लो, जब जो जो चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं उसको मैंने सारा प्रोसेस करके, मतलब पका के लाके आपको दिखा दिया, ये देखो ये है जी, ये चीज़ आपको लग रही है कि मेरे मुताबिक है कि नहीं, क्या ये वाकई वही है वेबसाइट के नहीं। तो बेसिकली वेबसाइट का जब हम एक URL हिट करते हैं, और जो मैं आपको कह रहा था कि हम एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं यहाँ से वहाँ पर, और ये जो कंप्यूटर मिला हुआ है, इस कंप्यूटर के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग होती है। वो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट को स्टोरेज से निकालता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, मतलब पकाता है, जब पक के रेडी हो जाती है, देन आपको वो वापस फ्रंट एंड पे ब्राउज़र पे फेंक देता है। ये लो जी, ये है आपकी वेबसाइट। अब बेसिकली थोड़ा सा हम इसमें और डिटेल समझते हैं, ये समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। इसकी वजह ये है कि जब आप आगे कोडिंग कर रहे होगे, प्रोग्रामिंग सीख रहे होगे, आपको पता होगा कि जी कि ये प्रोग्रामिंग मैं किस लिए सीख रहा हूँ और ये वाली प्रोग्रामिंग मैं किस लिए सीख रहा हूँ। आपने अक्सर नाम सुना होगा जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS, फिर उसके बाद आपने नाम सुना होगा PHP, .NET, एंगुलर, रिएक्ट और जावा, इस तरह की चीज़ों के नाम सुने होंगे। तो ये बेसिकली यूज़ कहाँ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, हम उसको सब। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूँ URL, हम URL सेंड करते हैं, हम URL एंटर करते हैं, daraz.com, google.com या इन सब को एंटर करते हैं। उसका बेसिकली पीछे और क्या चीज़ें होती हैं, जो सर्वर्स होते हैं उनको ये URL की नहीं समझ आती। मतलब जैसे mohammedumair.com हो गया, daraz.pk हो गया, google.com हो गया, zong.com, इस तरह की वो टेक्निकल ज़ुबान में अगर सर्वर से पूछें, सर्वर को उसकी समझ नहीं आती।
उसके सेंटर में एक छोटा सा मॉड्यूलर, आप कह लो ट्रांसलेटर बैठा होता है, उसको DNS कहा जाता है। वो क्या करता है, उस URL को कन्वर्ट करता है एक नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आगे सर्वर को भेजता है। कि मैं अगर बात करूं, सेंटर में यहाँ पर DNS बैठा हुआ है। अब ये क्या करेगा, इस URL को जो मैंने google.com लिखा है, इसको कन्वर्ट करेगा एक नंबर्स में, ठीक है, जिसको IP एड्रेस कहा जाता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जी IP एड्रेस बताएं। तो जो कंप्यूटर हमेशा एक्सेस होते हैं वो IP एड्रेसेस के साथ एक्सेस होते हैं। उसकी कोई भी लोकेशन एक्सेस करनी है तो वो IP एड्रेसेस के साथ होगी। उसको ये नहीं पता कि जी google.com ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्या है, उसको उसका नहीं आइडिया, ठीक है। तो ये DNS सर्वर होता है, ये क्या करता है, एक इस तरह का नंबर बना देगा जो रिप्रेजेंट करेगा इस लोकेशन को कि जी अगर ये नंबर आया है तो ये वाली लोकेशन से इंफॉर्मेशन ला के दो। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी अच्छा इसकी जगह पे आ गया है 1 की जगह पे 2 आ गया, तो उसको पता चलेगा अच्छा मुझे अब ये वाला एरिया नहीं दिखाना, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी, अब मुझे 2 वाले की दिखानी है। अब सेंटर में ये जो DNS है ये आप समझ लो एक ट्रांसलेटर है। ये URL को कन्वर्ट करता है इस डिजिटल में एंड देन फिर आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ला के देता है। इट इज़ सेम लाइक कि आपके सर्वर का IP एड्रेस क्या है। लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं ना कि यार आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, IP क्या है। तो आपके अपने कंप्यूटर का भी एक IP होता है, ठीक है। जिस तरह आपके कंप्यूटर का एक IP है। अब अगर मैं इधर गूगल पे आऊँ, व्हाट इज़ माय IP, ठीक है। अब अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ IP एड्रेस, ये अब ये जो IP एड्रेस है ये मेरे कंप्यूटर का है। अब अगर किसी ने बाहर से इंटरनेट को यूज़ करते हुए मेरे सिस्टम पे आना है तो वो इस IP एड्रेस को डायरेक्टली अपने ब्राउज़र पे डालेगा। देन कंप्यूटर मुझसे पूछेगा क्या इसको एक्सेस अलाउ करना है। अगर मैं कहूँगा कि हाँ जी, तो देन आप मेरे कंप्यूटर पे आ सकते हो। तो सेम सिनेरियो वहाँ पर हो रहा है। जी अबू बकर, मेरे ख्याल से आप कुछ पूछ रहे थे या ऑल ओके? ठीक हो गया, ऑल ओके, ओके ठीक है। अब जब ये एक IP एड्रेस आता है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जी खाने पकाने की जो रेसिपी है उसमें बॉक्सेस होते हैं, स्टोरेज होती है, प्रोसेसर होता है, देन फ्रंट एंड बनता है। वो काम जब हम यहाँ से इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं तब हो रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ये एक रिक्वेस्ट आई है, मतलब हमने google.com लिखा है, वो सर्वर के पास आया है। अब सर्वर पे 3 चीज़ें, अब ये जो हम बात कर रहे थे इधर, स्टोरेज को बेसिकली हम लोग कहते हैं डेटाबेस। आपने उसका नाम सुना होगा, हम कहते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमने एज अ टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करवानी है। अब जैसे कि आप एक फॉर्म फिल करते हो, जैसे आप लोगों ने लिंक्डइन का एक अकाउंट बनाया, जिनका पहले अकाउंट नहीं था तो लिंक्डइन को नहीं पता था कि भाई ये बंदा भी हमारे पास है या ये बंदा भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। लेकिन आपने फॉर्म फिल किया, उसमें अपना पहला नाम, दूसरा आखिरी नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डाल के आपने सबमिट पे क्लिक किया। अब हुआ क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन उसने अपने पास एक डिब्बे में रख ली, एक स्टोरेज में रख ली। स्टोरेज मतलब डेटाबेस में रख ली, अपने पास डेटाबेस में रख ली। अब जब आप लॉगिन करते हो और दोबारा उसको एक्सेस करते हो अपने वेबसाइट को, जैसे कि मैं अगर लिंक्डइन की बात करता हूँ, मैं अगर लिंक्डइन खोलता हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वो सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, मेरे से रेलेवेंट। वो ये नहीं कर रहा कि मुझे
अबू बकर की प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है, मतलब मैं लॉग इन एज अबू बकर होया हूँ, मैं लॉग इन एज अब्दुल्ला आया हूँ, या मैं लॉग इन एज कोई अब्दुल मोइज़ या कोई और बंदा हुआ हूँ। वो क्या कर रहा है, सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन ला के दे रहा है। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ये इंफॉर्मेशन किधर है, एक डिब्बे में, विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, अब वो डेटाबेस कैसे काम करती है, क्या सब कुछ होता है, हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे आप दाल चीनी वगैरह इकट्ठी करके कहीं रखते हो, तो सेम इसमें भी एक डेटाबेस, इसमें भी डिब्बे होते हैं जिसमें वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। फिर आ जाती है आपके पास प्रोसेसिंग, और अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में कहें तो हम कहेंगे कोड। ठीक है, सर्वर के ऊपर एक बॉक्स में डेटाबेस पड़ी होगी, फिर जो हम दाल को डाल के पकाते हैं और उसमें सारा कुछ करते हैं कि जी पहले पानी डालना है, फिर चावल डालने हैं, फिर सारा कुछ होना है, वो बेसिकली हमारी क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वो हमारा कोड होता है। ठीक है, उसमें हम लोग उसको बता रहे होते हैं कि भाई अब दाल डालो, अब चावल डालो, अब मसाला डालो, अब ये सारी चीज़ें डालो। जब वो सारा कुछ पक जाए, ठीक है, ये प्रोसेसर या कोडिंग कर रही होती है सारा काम, प्रोग्रामिंग का काम यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में आपको फिर क्या होता है, जिसमें आपके फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग होती है। पहले बैक एंड पे सारा काम हो गया। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैं दराज पे जाता हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने ये एक प्रोडक्ट डाली। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट डाली, प्रोडक्ट डाल के मैं इसको कह देता हूँ ऐड टू कार्ट। मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, आ जाओ भाई, ऐड टू कार्ट। ठीक हो गया, अब ये मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, उसने सक्सेसफुली ऐड टू कार्ट कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, ये सारा मेरी कैलकुलेशन की, मेरी इंफॉर्मेशन रखी कि अच्छा ये है, इसके ये इतने पैसे बन रहे हैं, अगर ये इसको इस चीज़ों को परचेज़ अभी कर लेता है तो मैं इसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, जैसे कि ये है। तो ये जो सारी कैलकुलेशंस हो रही है, ये प्रोग्रामिंग के अंदर हो रही होती है, ये फ्रंट एंड पे नहीं हो रही होती। फिर जब मैं इसके वो प्रोसेस करता हूँ तो मुझसे जब वो कहता है कि भाई पेमेंट करो, और अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ तो वो भी जो प्रोसेसिंग सारी हो रही होगी, जो कैलकुलेशन सारी हो रही होगी, मतलब उस टाइम पे आपकी हांडी पक रही है। ठीक है, आप खाना पका रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं पक रही हैं, पक के देन रेडी होके आपको सामने नज़र आती हैं। सामने कैसे नज़र आती हैं, वो नज़र आती हैं HTML CSS की बेसिस पे, जिसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। बैक एंड जहाँ पर प्रोसेसिंग होंगी उसको हम बैक एंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, बैक एंड प्रोग्रामिंग, जैसे अभी अबू बकर ने बात की कि .NET और PHP और Node.js, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर सारे बैक एंड की कोडिंग होती है कि बैक एंड पे क्या होना है, ये वो प्रोग्रामिंग होती है। फ्रंट एंड पे आपने उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है, ये इधर लाल कलर का ये नज़र आना चाहिए, ये पिंकिश होना चाहिए, ये भी कोई पिंक है, ये इमेज हो, ये इस तरह नज़र आए, ये फ्रंट एंड की होती है, जिसको हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये 3 मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के लिए। PHP, .NET और Node.js ये बैक एंड के लिए होती है, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है। मतलब सर्वर इसको सबको कोड को कैलकुलेट करता है, रन करता है बारी बारी, 1 by 1, एक लाइन को। जब वो खाना पक जाता है देन वो क्या करता है, उसका फ्रंट एंड, मतलब आप जब खाना पका लेते हो उसके बाद डिश में डालते हो, उसके ऊपर गार्निशिंग करते हैं उसकी। तो जो गार्निशिंग होनी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको आप कह सकते हो HTML जावास्क्रिप्ट
एंड CSS के थ्रू होती है। इसको समझना ज़रूरी है, आगे जाके आप लोगों की प्रोग्रामिंग ईजी हो जाएगी, आपको वो इशू नहीं होगा कि जी ये एक वेबसाइट अगर चल रही है तो कैसे चल रही है, बैक एंड प्रोग्रामिंग अगर है तो है क्या। तो इसको थोड़ा सा और पढ़िएगा अगर अभी भी समझ नहीं आई, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आपने मुझे लाजमी मैसेज करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने टूल्स बता दिए हुए हैं कि जैसे मैंने भी आपको बताया था HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड डिस्प्ले करवाने के लिए होते हैं वेबसाइट के। वेबसाइट का अगर फ्रंट एंड आपने बनाना है तो वो इन 3 चीज़ों से ही बनता है। इसके अंदर लोगों ने और आप ये कह लें इन्हेंसमेंट्स ले आए हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि पुराने दौर में गाड़ियाँ जो होती थी उनके बम्पर भी लोहे के होते थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसके बम्पर प्लास्टिक के कर दिए, फिर पूरी जो गाड़ी है उसको हल्का करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू होगी, गाड़ी और तेज़ से तेज़ चलना शुरू हो गई। तो उसी को करने के लिए फिर लोगों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने और अच्छे से अच्छे प्रोग्रामिंग मेथड्स ले आए, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स ले आए, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या तरीके ले आए कि जिसको हम लोग आजकल कह रहे होते हैं React.js, Angular.js, इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको बेहतर करने के लिए अपनी नई टेक्नोलॉजी बना ली। जैसे Angular जो है वो है गूगल का, React जो है वो फेसबुक का है। इसी तरह और बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने बनाए हुए हैं, कुछ अपने लोगों ने खुद ही भी बनाए हैं। तो वो सिर्फ क्या करती है कि फ्रंट एंड की आपकी जो स्पीड है वो तेज़ करती है। तो उसको हम लर्निंग करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है। फिर बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताया, जिसमें आप सारा खाना पकाते हो, जिसमें आप सारा कुछ डाल के पका के रखते हो, उसमें आपके बैक एंड की प्रोग्रामिंग आ जाती है, जिसमें PHP, Node.js, Python, Ruby on Rails काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। फिर लोगों ने फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं, एक्सप्रेस, Django, Laravel, ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये बैक एंड प्रोग्रामिंग होती है। अब अगर आपको कोई कहेगा कि यार बैक एंड प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग क्या है, तो आपको कुछ आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, बैक एंड वो वाली होती है जो सर्वर पे चलती है और काम करती है। फिर जो मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस में सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं, उसके लिए भी तो कोई प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। उसको हम MySQL एक होता है, SQL सर्वर होता है, MongoDB होता है। MongoDB जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई होती है। MySQL और इन सब की एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको भी हम सीखेंगे, उसकी भी लर्निंग करेंगे कि डिब्बे में, बॉक्सेस में और डेटाबेस में कैसे इंफॉर्मेशन रखनी है और इस बॉक्सेस से कैसे इंफॉर्मेशन वापस लेनी है, ये सारा कुछ कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे। लेकिन अभी आपने बस समझ लेना है कि जब कोई कहता है डेटाबेस क्या है, जब कोई कहता है बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जब कोई कहता है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। और ये कब चलती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया हुआ है कि वो इस डायग्राम में कि पहले अपने बॉक्सेस से इंफॉर्मेशन निकालेगा, बॉक्सेस से दाल चावल वगैरह सारा कुछ निकालेगा, फिर प्रोग्रामिंग के अंदर सारी वो प्रोसेसिंग करेगा, देन फ्रंट एंड बनाएगा और वो आपको सामने ला के दिखा देगा।